मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। साथियों, पंचायती राज की सीरीज हम लोग की चल रही है, जिसमें हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 के तहत हमने धारा 3 से लेकर धारा 5 तक पढ़ ली है। आज की क्लास में हम धारा 6 और धारा 7 पढ़ने वाले हैं। धारा 6 यानी कि ग्राम सभा के सम्मेलन, और धारा 7 उनके कार्य इत्यादि को पढ़ने वाले हैं। साथियों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। ग्राम सभा के सम्मेलन, हेडिंग डालते हैं ग्राम सभा के सम्मेलन। ग्राम सभा के सम्मेलन ये भी दो प्रकार का होगा। तो सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा, है ना, सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा के सम्मेलन, और अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के सम्मेलन। अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के सम्मेलन। सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा का उल्लेख धारा 6 में है, और अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा का उल्लेख जो है वो धारा 129 ई में है ना। इतनी बातें हमें धारा के संबंध में याद रखनी है। हम आगे बढ़ते हैं। अब सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा के सम्मेलन। ठीक, ग्राम सभा के सम्मेलन। ग्राम सभा के सम्मेलन जो है वो 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का सम्मेलन होता है। पहला होता है सामान्य सम्मेलन, दूसरा विशेष सम्मेलन, और तीसरा है वार्षिक सम्मेलन, और चौथा है संयुक्त बैठक, है ना। इतनी सम्मेलन 4 प्रकार की होती है। हम एक-एक करके इन सम्मेलनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, सामान्य सम्मेलन क्या होता है? सामान्य सम्मेलन, हेडिंग डालते हैं सामान्य सम्मेलन क्या है। अगर ये हम ये देखें कि क्या है, तो हर 3 माह में ग्राम सभा के हर 3 महीने में होने वाली बैठक को सामान्य सम्मेलन कहा जाता है। ठीक, ग्राम सभा के हर 3 माह में आयोजित हर 3 माह में आयोजित की जाने वाली बैठक, इनको हम सामान्य सम्मेलन कहते हैं। ठीक, तो हर 3 माह में बैठक मतलब हर साल अगर देखें, मतलब एक साल में 4 बार आयोजित होनी है। एक साल में 4 बार सामान्य सम्मेलन आयोजित होती है। ठीक, सामान्य सम्मेलन का आयोजन एक साल में 4 बार, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक साल में 6 बार सामान्य सम्मेलन का आयोजन होता है। ये डेट है, पहला है 23 जनवरी। 23 जनवरी, जिसे पर हम पराक्रम दिवस मनाते हैं, यानी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को आयोजन किया जाता है पंचायत ग्राम सभा के सम्मेलन। उसके बाद 14 अप्रैल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी जयंती पर। उसके बाद 30 अगस्त, 30 अगस्त सद्भावना दिवस, यानी राजीव गांधी जी की जयंती पर। राजीव गांधी जी की जयंती पर। और उसके बाद 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर। इस दिनों को याद रखते हुए ग्राम सभा का सम्मेलन जो है 4 डेट में ये आयोजित की जाती है, और 2 मंथ है। पहला जून माह में किसी भी तारीख को आयोजित की जाती है, और दूसरा नवंबर माह में किसी भी तारीख को आयोजित की जाती है। इस तरह से छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा के सामान्य सम्मेलन जो है वो 6 बार होते हैं। आमतौर पर होना चाहिए एक साल में 4 बार, लेकिन छत्तीसगढ़ में होता है 6 बार। ठीक, और ये जो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित की जाती है? तो ग्राम सभा के सामान्य सम्मेलन जो है वो ग्राम सभा में ही आयोजित की जाती है। कहाँ? ग्राम सभा में। ग्राम सभा के सामान्य सम्मेलन जो है ग्राम सभा में ही होती है। ये हो गई सामान्य सम्मेलन की बात। अब आइए हम चलते हैं विशेष सम्मेलन। विशेष सम्मेलन, तो विशेष सम्मेलन क्या होता है? विशेष सम्मेलन क्या होता है? तो विशेष स्थिति में बुलाई जाने वाली बैठक ही विशेष सम्मेलन है। ठीक, ग्राम सभा की विशेष स्थिति में बुलाई जाने वाली बैठक
बुलाई जाने वाली बैठक ही क्या होती है? विशेष सम्मेलन होती है। इनको बुलाता कौन है? हाँ, बुलाता कौन है? तो बुलाता ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या की। कौन बुलाता है? ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्य सदस्य के मांग पर। हाँ, यानी कि कब बुलाया जाता है, ठीक है? कब बुलाया जाता है? तो ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों की मांग पर, या जनपद पंचायत, जनपद परिषद, है ना, जनपद परिषद, या जिला पंचायत, जिला पंचायत, या कलेक्टर। ठीक, जनपद परिषद, जिला पंचायत या कलेक्टर की मांग करने के 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर बुलाई जाने वाली बैठक, बुलाई जाने वाली बैठक ही विशेष बैठक कहलाती है, विशेष सम्मेलन कहलाती है। तो विशेष सम्मेलन क्या होता है? विशेष स्थिति में बुलाई जाने वाली बैठक जो है वो विशेष सम्मेलन होती, विशेष बैठक होती है। ग्राम सभा के सदस्यों, यानी विशेष बैठक जो है वो कब बुलाई जाती है? तो ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों की मांग पर, या जनपद परिषद, जिला पंचायत या कलेक्टर की मांग किए जाने के 30 दिन के भीतर बुलाई जाने वाली बैठक को विशेष बैठक कहा जाता है। ये विशेष बैठक, इनका उल्लेख जो है वो धारा 6 में है ना? धारा 6 में विशेष बैठक का उल्लेख है। हम अब आगे बढ़ते हैं और वार्षिक बैठक की ओर। वार्षिक बैठक, वार्षिक बैठक कब बुलाई जाती है? यानी कि एक वर्ष में होने वाली बैठक। वार्षिक बैठक क्या होता है अगर हम देखें, तो आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के 3 माह पूर्व, है ना, कितने माह पूर्व? 3 माह पूर्व बुलाई जाने वाली बैठक, बुलाई जाने वाली बैठक, इनको कहते हैं वार्षिक बैठक। वार्षिक बैठक का उल्लेख किसमें है? धारा, वार्षिक बैठक, इनका उल्लेख जो है वो धारा 7(2) में है। इसमें है धारा 7(2). तो वार्षिक बैठक क्या होता है? आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के 3 माह पूर्व बुलाए जाने वाली बैठक वार्षिक बैठक कहलाती है ना? ये वर्ष में एक बार बुलाई जाती है। ठीक, वार्षिक बैठक वर्ष में एक बार बुलाई जाती है। कब बुलाई जाती है? तो वर्ष में एक बार। और कब बुलाई जाती है? तो दिसंबर या जनवरी, है ना, दिसंबर या जनवरी माह में वार्षिक बैठक कर बुलाई जाती है। तो किस विषय पर यह बैठक बुलाई जाती है, इसको अगर हम देखें, तो इनकी विषय क्या है, यानी वार्षिक बैठक में किन किन चीजों की अगर चर्चा होती है, इसको देखा जाए तो लेखाओं, है ना, लेखाओं का वार्षिक विवरण। ठीक, क्या चीज इस बैठक में प्रस्तुत किया जाता है? पहला चीज लेखाओं का वार्षिक विवरण। दूसरा, प्रशासन की पूर्ववर्ती वर्ष का रिपोर्ट। ठीक, तो इनको हम लिखते हैं लेखाओं का वार्षिक विवरण। एक एक करके इनको याद करे जाते चलेंगे। लेखाओं का वार्षिक विवरण। ठीक, लेखाओं का वार्षिक विवरण। दूसरा है प्रशासन की रिपोर्ट, प्रशासन की रिपोर्ट। किस वर्ष का? तो पूर्ववर्ती वर्ष का। वार्षिक सम्मेलन में पूर्ववर्ती वर्ष प्रशासन ने क्या क्या काम किया, इसका रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया जाता है पूर्ववर्ती वर्ष का। ठीक, और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, है ना, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास एवं अन्य संबंधित कार्य। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास एवं अन्य संबंधित कार्य। ठीक, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास एवं अन्य संबंधित कार्य, ये चीज वार्षिक बैठक में इस पर चर्चा की जाती है। आगे अंतिम संपरीक्षा, टिप्पणी और उसके संबंध में जो दिए गए उत्तर, इन पर, है ना, तो नया है चौथा विषय जो है अंतिम संपरीक्षा, अंतिम संपरीक्षा, टिप्पणी और उसके संबंध में
दिए गए उत्तर, है ना? अंतिम परीक्षा टिप्पणी और उसके संबंध में दिए गए उत्तर, इस बात पर यानी इस विषय पर भी वार्षिक सम्मेलन में चर्चा होती है। पंचायत के कार्यों का भी विवरण इस सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है। ग्राम का वार्षिक बजट और अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना भी इस बैठक में तैयार की जाती है। तो पांचवा पॉइंट है पंचायत का वार्षिक, मतलब पंचायत के कार्यों का विवरण। ठीक? पंचायत के कार्यों का विवरण, पंचायत के कार्यों का विवरण इसमें इस बैठक में प्रस्तुत की जाती है। और छठवा पॉइंट है ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट। ठीक, ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट और, ठीक, ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना तैयार इस बैठक में की जाती है। और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए योजना, योजना, ठीक। तो वार्षिक बैठक जो है वो कब बुलाई जाती है? तो हर साल वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के 3 माह पूर्व बुलाए जाने वाली बैठक को वार्षिक बैठक कहा जाता है। 3 माह पूर्व क्यों? क्योंकि वित्तीय वर्ष स्टार्टिंग होता है अप्रैल से, और इसके 3 महीने पूर्व यानी कि दिसंबर या जनवरी, ठीक। तो इसीलिए आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के 3 महीने पहले बुलाए जाने वाली बैठक को वार्षिक बैठक कहते हैं। ये बैठक हर वर्ष एक बार बुलाई जाती है, सामान्यतः दिसंबर या जनवरी के महीने में। इस बैठक में क्या-क्या चीज़ की चर्चा की जाती है? तो लेखाओं का वार्षिक विवरण जो है इस बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। पूर्ववर्ती मतलब पिछले साल प्रशासन ने क्या-क्या काम किया, इसका रिपोर्ट तैयार की जाती है, मतलब इनको प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास एवं अन्य संबंधित कार्य जो है, इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। और अंतिम संपरीक्षा टिप्पणी और उनके संबंध में दिए गए निर्णय, ठीक, उनके संबंध में दिए गए उत्तर, इस पर भी वार्षिक बैठक में बातचीत होती है। पंचायत के कार्यों का विवरण, पंचायत के कार्यों का विवरण भी वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट और अगले वर्ष के लिए, अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना भी वार्षिक बैठक में तैयार की जाती है। एंड इतनी बातें हमें वार्षिक बैठक से याद रखनी है। हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक क्या होता है? अगर इसको हम देखें, संयुक्त बैठक क्या होता है? तो ग्राम सभा की एक साथ होने वाली बैठक, यानी समस्त ग्राम सभा की एक साथ आयोजित की जाने वाली बैठक को क्या कहा जाता है? संयुक्त बैठक। तो लिखते हैं इनको, समस्त ग्राम सभा की एक साथ, समस्त ग्राम सभा की एक साथ होने वाली बैठक, बैठक को संयुक्त बैठक कहा जाता है। ये संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है? इस पर जब हम बात करें संयुक्त बैठक कब बुलाया जाता है, तो दो से अधिक, दो या दो से अधिक ग्राम सभा के मध्य मतभेद होने की स्थिति में, ग्राम सभा के मध्य मतभेद या विवाद की स्थिति में, इस स्थिति में जो है वो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। दूसरा पॉइंट है, वे सभी विषय जिन पर वार्षिक बैठक बुलाई जाती है वो संयुक्त बैठक होती है ना? तो दूसरा पॉइंट, वे सभी विषय जिन पर वार्षिक बैठक बुलाई जाती है, जिन पर वार्षिक बैठक बुलाई जाती है, वे संयुक्त बैठक होती है ना? एक संयुक्त बैठक ग्राम सभा की एक साथ आयोजित की जाने वाली बैठक को संयुक्त बैठक कहा जाता है। इस बैठक ये बैठक कब बुलाई जाती है? तो 2 या 2 से अधिक ग्राम सभा के मध्य अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तब बुलाई जाती है। दूसरा, वे सभी विषय जिन पर वार्षिक बैठक बुलाई जाती है ना? वे संयुक्त बैठक ही होती है। इस बैठक में निर्णय जो लिया जाता है ना? इस सभा में, इस बैठक में लिया गया निर्णय समस्त ग्राम सभा का सामूहिक निर्णय माना जाता है। एक बात जो इस पर हमें और नोट करनी है, नोट करके, इस बैठक में लिया गया निर्णय समस्त ग्राम सभा का, समस्त ग्राम सभा का सामूहिक निर्णय माना जाता है, क्योंकि सभी ग्राम सभा मिलकर बैठकर निर्णय ले रहे हैं, है नहीं? इसीलिए इस बैठक में लिया गया निर्णय समस्त ग्राम सभा का सामूहिक निर्णय माना जाता है। ये बैठक के संबंध में हम इतनी बातें याद रखी हैं, है ना? तो हम क्या क्या पढ़े?
पंचायतों के सम्मेलन, ग्राम सभा के सम्मेलन, जिसमें 4 प्रकार के सम्मेलन को हमने देखे। भाई ये सम्मेलन है, अब इनको कोई आयोजित करने वाला भी तो होगा, कोई बुलाने वाला भी होगा। तो ग्राम सभा के सम्मेलन को बुलाया जाना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्राम सभा के सम्मेलन को बुलाया जाना। तो ग्राम सभा के सम्मेलन कौन बुलाता है? पहला सरपंच, दूसरा अगर सरपंच नहीं है, अगर सरपंच नहीं है ना, अगर सरपंच नहीं है तब उप सरपंच, और अगर उप सरपंच भी नहीं है ना, उप सरपंच भी अगर नहीं है तो सचिव, ग्राम पंचायत का सचिव जो है इस बैठक को बुलाता है ना। और कहाँ बुलाया जाएगा इसका भी निर्णय कौन लेता है? यही लोग लेते हैं, है ना? तो किस किस चीज का स्थान, स्थान हो गया, समय हो गया, और तिथि, स्थान समय तिथि और विषय, इन सब का निर्णय कौन लेते हैं? यही लोग लेते हैं। तो निर्णय भी सरपंच, उप सरपंच या सचिव लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे बुलाती है ये बैठक जो है, कैसे बुलाई जाती है। तो किसी भी बैठक को बुलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? सूचना, है ना। तो पहला सूचना देकर बुलाई जाती है, और दूसरा है, दूसरा माध्यम हो सकती है सूचना देने का डंडी पिटवाकर, या पंचायत कार्यकाल का पंचायत के जो ऑफिस है उसमें नोटिस चस्पा कराकर, और कोई ऐसे जगह है सार्वजनिक जगह वहां पर विज्ञापन चस्पा कर। तो सूचना कैसे दी जाती है? डंडी पिटवाकर। डंडी कौन पीटता है? तो ग्राम सभा में होती है आजकल क्या, मतलब उस समय भी होती थी कोतवाल, है ना। तो डंडी पिटवा कर, दूसरा विज्ञापन चस्पा कर, और तीसरा पंचायत मुख्यालय पर जो नोटिस बोर्ड है वहां पर नोटिस चिपकवा कर। ठीक, इनको हम शब्दों में लिखते हैं। तो पंचायतों के सम्मेलन को कैसे बुलाई जाती है? तो सूचना देकर। सूचना कब दी जाती है? तो सामान्य स्थिति में, अगर सामान्य स्थिति में 7 दिन पूर्व सूचना देकर, 7 दिन पूर्व सूचना देकर, और विशेष स्थिति में, ठीक, विशेष स्थिति में 3 दिन पूर्व सूचना देकर बैठक बुलाई जाती है ना। 3 दिन पूर्व सूचना देकर बैठक बुलाई जाती है। सूचना कैसे दिया जाता है? सूचना देने का तरीका क्या है? सूचना कैसे दिया जाता है? तो डंडी पिटवाकर, पहला चीज है क्या? डंडी पिटवाकर। दूसरा है विज्ञापन चस्पा कर, है ना, विज्ञापन चस्पा कर। तीसरा है पंचायत मुख्यालय पर, है ना, पंचायत मुख्यालय पर सूचना चिपका कर। ठीक, पंचायत मुख्यालय पर सूचना चिपका कर। ये जो है वो सूचना देने का तरीका है। इन इन तरीकों से सूचना दिया जाता है। तो इस सूचना में क्या क्या चीज लिखा होता है ना, सूचना में क्या क्या चीज लिखा होता है तो देखते हैं। सूचना में क्या क्या तथ्य लिखे होते हैं? तो कोई भी बैठक जब आयोजित की जाती है, तो ये बैठक कब आयोजित की जाएगी, इस बात का उस सूचना में उल्लेख होना चाहिए। किस विषय पर आयोजित की जाएगी, है ना, किस विषय पर आयोजित की जाएगी इसका भी उल्लेख होना चाहिए, और कितने समय बैठक जो है वो आयोजित किया जाएगा इनका उल्लेख होना चाहिए। तभी जो है सदस्य सुनकर सम्मेलन में शामिल होने आएंगे, है ना। तो सूचना के तथ्य, सूचना में क्या क्या तथ्य जो है वो शामिल रहता है। तो सूचना में बैठक कब की जाएगी, बैठक कब की जाएगी, मतलब कब, मतलब दिन, समय इत्यादि का उल्लेख रहता है। बैठक किस विषय पर बुलाई जाएगी, है ना? किस विषय पर, यानी विषय का भी उल्लेख रहता है। किस विषय पर, किस विषय पर बैठक आयोजित की जाएगी। तो किस विषय पर बैठक आयोजित की जाएगी, इस विषय का निर्धारण जो है वो कौन करता है? सचिव करता है ना। किस विषय पर बैठक आयोजित की जाएगी, इनका विषय का निर्धारण जो करता है वो सचिव करता है। सचिव की सलाह पर एजेंडा तैयार किया जाता है। और सामान्य सम्मेलन बैठक कहाँ होगी?
तो बैठक कहाँ होगी, ये इसके बारे में उल्लेख, बैठक कहाँ होगी। तो सामान्य सम्मेलन जो है, सामान्य सम्मेलन यानी सामान्य बैठक कहाँ होती है, ग्राम सभा में ही होती है। लेकिन विशेष बैठक, ए, वार्षिक बैठक और संयुक्त बैठक, वार्षिक बैठक और संयुक्त बैठक, ये ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है। कहाँ होती है, ग्राम पंचायत के मुख्यालय में, है ना। इतनी बातें बैठक से हमें याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बैठक तो हो गया। अब बैठक में हम आदमी को बुलाए, यानी सदस्यों को बुलाए, ग्राम सभा के सदस्यों को। अब वो आए या न आए, ये उनके ऊपर है। लेकिन वो आएंगे तभी जब सरपंच और पंच अच्छे से ग्राम सभा में अपनी पकड़ रखेंगे, तभी जो है ग्राम सभा के व्यक्ति जो है उनके बात को मानेंगे और बैठक जब भी बुलाए वो आएंगे। तो इसीलिए हम अब आगे पढ़ने वाले हैं कोरम। ठीक, कोरम क्या होता है, गणपूर्ति, यानी किसी भी सम्मेलन को, है ना। तो क्या होता है गणपूर्ति, तो किसी भी सम्मेलन के लिए, किसी भी सम्मेलन के कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए, कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए आवश्यक, आवश्यक सदस्यों की संख्या, आवश्यक सदस्यों की संख्या ही क्या कहलाती है, कोरम कहलाती है। जैसे कि अगर ग्राम सभा में 100 सदस्य हैं, तो एक दो सदस्य, मतलब सभी सदस्य जो है, बैठक का आयोजन किया गया है तो सभी सदस्य एक ही समय पर नहीं पहुंच सकते। कोई सदस्य आधा घंटा पहले, कोई सदस्य 15 मिनट बाद ऐसे पहुंचते हैं। तो कि, कितने सदस्य जो है वो न्यूनतम, मतलब एक समय में कितने सदस्य पहुंच जाए, ताकि बैठक की कार्यवाही को प्रारंभ की जाए, यही क्या होती है, कोरम होती है। तो इनको देखते हैं। तो ग्राम सभा में, सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा में कोरम, गणपूर्ति 1/10 सदस्य। जैसे अगर कोई, इस ग्राम सभा में 100 सदस्य हैं, है ना, 100 सदस्य मिलकर ग्राम सभा बनी है, तो उसमें 1/10 सदस्य शामिल अगर हो जाए, समय में पहुंच जाए, तो पंचायत की ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही जो है वो प्रारंभ की जा सकती है। तो सामान्य क्षेत्र में गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, 1/10। इस 1/10 में एक तिहाई जो है वो महिला सदस्य होना चाहिए, एक तिहाई महिला सदस्य, है ना। और अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में गणपूर्ति एक तिहाई सदस्य, एक तिहाई सदस्य गणपूर्ति आवश्यक है अनुसूचित क्षेत्र में। उसमें से जो एक तिहाई सदस्य हैं, उनमें से एक तिहाई महिला सदस्य होना चाहिए, महिला सदस्य होना चाहिए। तभी बैठक की जो कार्यवाही है वो प्रारंभ की जा सकती है ना। तो हमने गणपूर्ति देखा। अब हम गणपूर्ति तो देख लिए। अब इस गणपूर्ति को जुटाने का उत्तरदायित्व किसके ऊपर है, तो हम अब देखते हैं गणपूर्ति, गणपूर्ति फोरम के उत्तरदायित्व, गणपूर्ति जुटाने का उत्तरदायित्व, है ना। गणपूर्ति जुटाने का उत्तरदायित्व, गणपूर्ति जुटाने का उत्तरदायित्व जो है वो पंच और सरपंच के ऊपर होता है। पंच व सरपंच गणपूर्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं, गणपूर्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं, है ना? यदि गणपूर्ति न मिले, यदि पंच और सरपंच जो है वो गणपूर्ति न जुटा पाए, तो बैठक जो है वो स्थगित की जाती है। तो देखते हैं कि गणपूर्ति यदि न मिले, गणपूर्ति यदि न मिले, तो बैठक स्थगित कर दी जाती है, स्थगित कर दी जाती है। बैठक स्थगित कौन करता है ना, स्थगित कौन करता है, इसको देखें। स्थगित कौन करता है, तो स्थगित बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति करता है। कौन करता है, अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति जो है वो बैठक को स्थगित करता है। और इसकी सूचना जो है, करने वाला व्यक्ति स्थगित करने वाला व्यक्ति जो है स्थगित कर, स्थगन की सूचना देता है। ठीक, स्थगन
की सूचना देता है, सूचना जारी कर देता है, ठीक है? कि बैठक जो है वो गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई है। ऐसी जानकारी अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति जो है वो सूचना दे देता है। अब स्थगित बैठक में भाई जैसे अब बैठक को स्थगित कर दिया गया है, तो इसी स्थगन के दौरान ही अगली बैठक की भी अगली बैठक क्या होती है? स्थगित बैठक ही होती है। यानी इसकी तारीख और समय की जानकारी दे दी जाती है। तो स्थगन के दौरान ही स्थगन के दौरान ही स्थगित बैठक यानी कि अगली बैठक यानी कौन सी बैठक? स्थगित बैठक की ही जानकारी दी जाती है। इस जानकारी में क्या क्या चीज का उल्लेख रहता है कि अगली बैठक कब, यानी स्थगित बैठक जो है वो किस तारीख को कब और कहाँ आयोजित की जाएगी, इसकी जानकारी दे दी जाती है। तो इसमें लिखा क्या रहता है? अगली तिथि, अगली तिथि व समय। इसका जो है वो स्थगित बैठक में स्थगन करने वाला व्यक्ति जो जैसे बैठक को स्थगित करता है इसकी जानकारी दे देता है। अब इस स्थगित बैठक स्थगित बैठक जो है स्थगन किए जाने के डेट से 30 दिन के भीतर बुलाया जाना अनिवार्य है ना? कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर जो है स्थगित बैठक को बुलाया जाना अनिवार्य है। इस बैठक में कोई नया विषय पर भी चर्चा नहीं की जाएगी। स्थगित बैठक में किसी नए विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी और इस बैठक में कोई नया विषय लाया भी नहीं जाएगा, है ना? इस बैठक में कोई और नए विषय लाए भी नहीं जाएंगे और इस बैठक में गणपूर्ति की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो देखते हैं इनको। स्थगित बैठक में, है ना, 30 दिन के भीतर स्थगन किए जाने के स्थगन किए जाने के 30 दिन के भीतर 30 दिन के भीतर स्थगित बैठक की आयोजन की जाती है ना? इस बैठक में नए विषय नहीं लाए जाएंगे। क्या चीज नहीं लाए जाएंगे? नए विषय नहीं लाए जाएंगे और इस बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। इस बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी। इस बैठक में यानी स्थगित बैठक में किन किन विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी इसको हम देखते हैं। स्थगित बैठक में निम्न विषयों पर निम्न विषयों पर चर्चा नहीं की जाएगी। किन किन विषयों पर चर्चा नहीं की जाएगी इनको हम बिंदु में देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट, इस बैठक में वार्षिक कार्य योजना, एक वार्षिक कार्य योजना पर इस बैठक में जो है वो चर्चा नहीं की जाएगी। हितग्राहियों का चयन भी इस बैठक में नहीं किया जाएगा। तो इनको हम लिखते हैं वार्षिक कार्य योजना। वार्षिक कार्य योजना इस बैठक में वार्षिक कार्य योजना पर इस बैठक पर चर्चा नहीं की जाएगी। हितग्राहियों का चयन भी इस बैठक में नहीं किया जाएगा। हितग्राहियों का चयन इस बैठक में नहीं किया जाएगा। तीसरा, बजट, है ना, बजट, वार्षिक बजट और लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन, इस पर भी चर्चा नहीं की जाएगी। किस किस चीज पर? वार्षिक बजट, वार्षिक बजट पर, लेखा प्रतिवेदन, लेखा प्रतिवेदन, संपरीक्षा के विषय हैं जिस पर स्थगित बैठक में चर्चा नहीं की जाएगी। और पांचवा है वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक रिपोर्ट, है ना, इस पर भी स्थगित बैठक पर चर्चा नहीं की जाएगी। लेखा संपरीक्षा और प्रशासनिक रिपोर्ट, इन विषयों पर स्थगित बैठक में विचार नहीं की जाएगा। स्थगित बैठक यानी भाई इन विषयों पर विचार तभी किया जाएगा जब गणपूर्ति हो, और जब गणपूर्ति ही नहीं है इसीलिए तो बैठक को स्थगित किया गया है। गणपूर्ति मतलब बहुमत ही नहीं है ना? बहुमत है तो तभी सरपंच और पंच अपने पद पर बने रहेंगे, और बहुमत है ही नहीं तो वो अपने पद पर बने नहीं रहेंगे। इसीलिए ये जो विषय है इस पर चर्चा करने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है। और बैठक अगर स्थगित हो गया यानी वहां बहुमत नहीं है, यानी इन सभी विषयों पर चर्चा भी नहीं की जाएगी, ठीक है? तो
इन चीज़ों को हमने देखा। अब हम देखते हैं कि अगर गणपूर्ति न मिले तो क्या होगा, है ना? गणपूर्ति न मिले यानी बहुमत में नहीं है पंच और सरपंच, साधारण शब्दों में अगर हम समझें, बहुमत में नहीं है, मतलब पंच और सरपंच को अब जनता भा नहीं रही है। कहीं न कहीं उनसे उनका मोह अब क्या हो गया है, भंग हो गया है। तो गणपूर्ति ना होने पर कार्यवाही, ना होने पर कार्यवाही, अगली हेडिंग है गणपूर्ति ना होने पर कार्यवाही। अगर गणपूर्ति नहीं है, तब क्या होगा? देखिए, गणपूर्ति जुटाने का उत्तरदायित्व किस पर रहता है? पंच और सरपंच पर। अगर पंच और सरपंच जो है वो गणपूर्ति नहीं, अगर जुटाने में असमर्थ है, तो वह सरपंच पद धारण के लिए अयोग्य हो जाता है। ठीक, सरपंच और पद जो है गणपूर्ति अगर नहीं जुटा पाते हैं, तो वो सरपंच पद धारण करने के लिए अयोग्य हो जाता है। और ग्राम सभा के लगातार 3 बैठकों तक उनको गणपूर्ति जुटाने का अवसर दिया जाता है। 3 बैठकों तक अगर वो गणपूर्ति नहीं जुटा पाता, तो उनको नोटिस दिया जाता है और कहता है कि अगली 2 बैठकों में आप गणपूर्ति जुटाइए। अगर अगली 2 बैठकों में वो जो है वो गणपूर्ति नहीं जुटा पाता, अगर अगली 2 बैठकों में वो गणपूर्ति नहीं जुटा पाता, तो उनको पद से हटाने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है ना? ये गणपूर्ति न मिलने पर सरपंच के विरुद्ध होने वाली कार्यवाही है। तो देखते हैं गणपूर्ति न होने पर कार्यवाही। तो यदि सरपंच यदि सरपंच गणपूर्ति न जुटा पाए, गणपूर्ति न जुटा पाए, तो वो सरपंच पद धारण के लिए अयोग्य हो जाएगा। सरपंच पद धारण करने के लिए अयोग्य हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। हम और अगली 3 लगातार 3 बैठकों तक, और लगातार 3 बैठकों तक गणपूर्ति न जुटा पाए, है ना? अगर लगातार 3 बैठकों तक गणपूर्ति न जुटा पाए, तो उनको नोटिस दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? नोटिस, तो उनको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस में कहा जाएगा कि अगली 2 बैठकों अगली 2 बैठकों तक उनको गणपूर्ति जुटाने का अवसर दिया जाएगा, है ना? अगली 2 बैठकों तक गणपूर्ति जुटाने का अवसर दिया जाएगा। और इन 2 बैठकों में भी वो अगर गणपूर्ति न जुटा पाए, अवसर दिए जाने के बाद भी गणपूर्ति न जुटा पाए, तो उनको पद से, है ना? तो उनको पद से हटाने की कार्यवाही जो है, ये कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है, प्रारंभ की जाएगी। ये गणपूर्ति न मिलने की स्थिति में ये कार्यवाही सरपंच विरुद्ध की जाएगी। अब जो है, अब हमने ग्राम सभा के सम्मेलन कब-कब आयोजित की जाती है, इनको हमने देख लिया। ग्राम सभा को सम्मेलन को बुलाता कौन है? स्थान, तिथि व समय का निर्धारण कौन करता है? सम्मेलन सही ढंग से होने के लिए, यानी सम्मेलन में किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता होती है। तो गणपूर्ति के बारे में भी देख लिया, गणपूर्ति जुटाने के उत्तरदायित्व के बारे में भी हमने देख लिया। और गणपूर्ति अगर सरपंच और पंच नहीं जुटा पाते हैं, तो उन पर क्या कार्यवाही होगी, इनको भी हमने देख लिया। अब जो बैठक है, इनका कोई ना कोई अध्यक्षता करने वाला तो ही होगा। बिना बैठक यानी बिना प्रतिनिधित्व के बैठक जो है वो संपन्न हो ही नहीं सकता, है नहीं? तो अब हम पढ़ने वाले हैं ग्राम सभा की बैठक के, ग्राम सभा के जो सम्मेलन होते हैं उनमें बैठक कौन करते हैं, बैठकों की अध्यक्षता के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना? तो ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता, ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता, बैठकों की अध्यक्षता, ग्राम सभा, है ना? तो ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है सरपंच। अगर सरपंच नहीं है, तो करेगा उप सरपंच। और उप सरपंच भी नहीं है, तो बहुमत के द्वारा, है ना? बहुमत बहुमत के द्वारा चुना गया व्यक्ति, चुना गया व्यक्ति, है ना?
ये बैठक की अध्यक्षता करेगा। और ये जो बहुमत के द्वारा चुना गया व्यक्ति सिर्फ इसी बैठक के लिए, है ना, सिर्फ इसी बैठक के लिए, इसी बैठक के लिए अध्यक्षता करेगा। ये तो है सामान्य क्षेत्र की, किस क्षेत्र की? सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि विशेष क्षेत्र यानी कि अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अनुसूचित क्षेत्र की। तो अनुसूचित क्षेत्र में जो ग्राम सभा की बैठक होती है, उस बैठक की अध्यक्षता न तो सरपंच करता है, न तो सरपंच, न ही उप सरपंच, है ना, ये दोनों नहीं करते, बल्कि बैठक में उपस्थित अनुसूचित जाति का सदस्य, है ना, बैठक में उपस्थित अनुसूचित जाति का सदस्य, कौन सदस्य? अनुसूचित जाति का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है। ये बैठक, ये सदस्य जो है बहुमत के आधार पर चुना जाता है। ठीक, किस आधार पर? बहुमत के आधार पर। और ये सदस्य बैठक सिर्फ इसी बैठक के लिए, हम्म, इसी बैठक के लिए अध्यक्षता करेगा। आगे अगर और बैठक आयोजित की जाती है तो कोई दूसरा और सदस्य वो चुना जाएगा। इतनी बातें हम बैठक की अध्यक्षता के बारे में पढ़े, है ना। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं ग्राम सभा के कार्य। बैठक, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता, यानी इतनी पढ़ने के बाद हम लोगों का जो धारा 6 है अध्याय 2 के में 3 से लेकर 7 धाराएं हैं। तो 3 से लेकर 7 धाराओं में से 3 से लेकर 6 धारा तक अब हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं ग्राम सभा के कार्य, यानी धारा 7। ग्राम सभा के कार्य, ग्राम सभा के कार्य, तो सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा के कार्य, कहाँ की? सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा के कार्य, इसका उल्लेख धारा 7 वन में है। ठीक, सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा के कार्य का इनका उल्लेख धारा 7 वन में है। और अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, इनकी ग्राम सभा के, अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के जो कार्य है वो 129 सी में है। ग्राम सभा क्या क्या कार्य करेगी, इसका उल्लेख सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा का उल्लेख जो है 7 धारा 7 वन में है, और अनुसूचित क्षेत्र की 129 सी में है। तो हम देखते हैं सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा। सामान्य क्षेत्र की, सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा के कार्य, है ना, सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा के कार्य। तो पहला बात है, क्या करेगी? ग्राम सभा के आर्थिक विकास के योजनाओं की पहचान करेगी, है ना। ग्राम सभा के आर्थिक विकास के योजनाओं की पहचान कर वो प्राथमिकता तय करेगी। पहला कार्य है ग्राम सभा के आर्थिक विकास के, आर्थिक विकास के योजनाओं की पहचान कर, ग्राम सभा के आर्थिक विकास की योजनाओं की पहचान कर प्राथमिकता तय करेगी। प्राथमिकता मतलब किनको पहले और कितनों, किनको थोड़ा बाद में, प्राथमिकता तय, है ना, प्राथमिकता तय करेगी। और दूसरा क्या करेगी? हितग्राहियों की पहचान करेगी। ठीक ठीक, दूसरी क्या करेगी? हितग्राहियों की पहचान करेगी। हितग्राहियों की पहचान करेगी, है ना। और तीसरा काम क्या है? ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार करेगी और सिफारिश प्रस्तुत करेगी। ठीक, तीसरा कार्य है ग्राम सभा के वार्षिक बजट पर विचार, ग्राम सभा के वार्षिक बजट पर विचार और सिफारिश, है ना। ग्राम सभा के वार्षिक बजट पर और विचार और सिफारिश प्रस्तुत करेगी। अगली कार्य है ग्राम सभा के, वो ग्राम पंचायत के संपरीक्षण रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखाओं पर विचार करेगी। किस चीज पर? ग्राम पंचायत के संपरीक्षण रिपोर्ट, रिपोर्ट और लेखाओं पर, इस वार्षिक लेखाओं पर,
वार्षिक लेखाओं की कार्य करेगी, है ना? चौथा और पांचवा जो ग्राम सभा के कार्य हैं, वो है ग्राम पंचायत के गरीबी उन्मूलन के जो कार्य चल रहे हैं ग्राम सभा में, है ना? गरीबी उन्मूलन व अन्य कार्यक्रम के लिए हितग्राहियों की वो पहचान करेगी और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करेगी। तो नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, उन्मूलन कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रम के लिए हितग्राहियों का वो क्या करेगी, चयन करेगी, के लिए हितग्राहियों की पहचान, हितग्राहियों की पहचान। ठीक है। छठवा है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन, संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन मतलब भूमि, जल और वन। ठीक। भूमि, जल और वन, इनका वो क्या करेगी, प्रबंधन करने का काम करेगी ग्राम सभा। जल में लघु जलाशयों का प्रबंधन, लघु जलाशयों का प्रबंधन, है ना? लघु जलाशयों का प्रबंधन करेगी। और दूसरा क्या करेगी, वो सार्वजनिक कुआं तालाब, है ना, इसका इसका निर्माण व मरम्मत कराएगी। किस किस चीज का, सार्वजनिक कुआं, सार्वजनिक कुआं व तालाब, इसका निर्माण व मरम्मत, निर्माण व मरम्मत कराएगी। और क्या काम कराएगी, नहाने के लिए पालतू पशुओं के पीने के लिए पानी, है ना, जल स्रोतों का संनिर्माण इत्यादि कराएगी। तो क्या कराएगी, जल स्रोतों का, जल स्रोतों का संनिर्माण और प्रबंधन, है ना, इत्यादि काम करेगी। और काम करेगी भूमि से संबंधित, तो सार्वजनिक भूमि का प्रबंधन और विस्तार और विकास। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक भूमि का प्रबंधन, सार्वजनिक भूमि का प्रबंधन, विकास और विस्तार। किस, क्या क्या, सार्वजनिक भूमि का प्रबंधन, विकास और विस्तार। अगली पॉइंट है सार्वजनिक, यानी कि सड़क है और सार्वजनिक स्थल है, इस पर प्रकाश की व्यवस्था, है ना? ग्राम सभा के सार्वजनिक स्थल, स्थल और सड़क, इस पर वो क्या करेगी, प्रकाश की व्यवस्था। इतनी काम जो है, और जो काम है ये इम्पोर्टेंट काम है, जो हमें लगा कि ये एक जो है वो पूछ सकता है, तो इनको हमने लिया, है ना? और अन्य कार्य हैं, तो इतने काम जो है वो करेगी। कौन कौन से कार्य, एक बार हम इनको देख लेते हैं। तो ग्राम सभा के आर्थिक विकास की योजनाओं की पहचान करेगी और हितग्राहियों का चयन करेगी। ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार करेगी और उन पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। ग्राम पंचायत के संपरीक्षा रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखाओं पर भी विचार करेगी। गरीबी उन्मूलन तथा इसी प्रकार से अन्य कार्यों के लिए हितग्राहियों का पहचान व चयन करेगी। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करेगी। प्राकृतिक संसाधन में है भूमि है, जल है और वन है। तो जल में लघु जलाशयों का प्रबंधन, सार्वजनिक कुआं और तालाब का निर्माण करेगी, है ना? पीने के लिए पानी, पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए जल स्रोतों का सनिर्माण करेगी और उनका क्या करेगी, अनुरक्षण करेगी। सार्वजनिक भूमि का प्रबंधन और विस्तार करेगी। और क्या करेगी, ग्राम सभा में ग्राम मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करेगी, है ना? ये कार्य करेगी। अनुसूचित क्षेत्र के लिए, अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा क्या क्या करेगी, इनको हम देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा, अब हम देखते हैं अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के कार्य। अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के कार्य, अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के कार्य, तो जितनी कार्य जो सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा करेगी वो उतना काम तो करेगी ही, यानी सामान्य क्षेत्र की ग्राम सभा के सभी कार्य, है ना? पहला काम, सामान्य क्षेत्र
कि ग्राम सभा के सभी कार्य, है ना, इसके साथ ही साथ वो क्या करेगी, परंपरा है, है, रूढ़ी परंपरा एवं संस्कृति का संरक्षण करने का काम करेगी। क्या क्या रूढ़ियों व परंपरा, सांस्कृतिक इत्यादि का संरक्षण, रूढ़ी परंपरा संस्कृति इत्यादि का संरक्षण करने का काम करेगी। और पशु बाजार, है ना, पशु मेले का आयोजन करेगी। एक चीज है ये, मतलब ये दो चीज अलग से है। सामान्य क्षेत्र में जितने भी काम होते हैं ग्राम सभा में उसमें तो करेगी ही करेगी, अनुसूचित क्षेत्र की साथ में रूढ़ी व परंपरा संस्कृति इनका संरक्षण करेगी। और अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा में पशु मेलों का भी आयोजन करेगी। ठीक है? पशु मेलों का आयोजन आयोजन करना, ये अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के कार्य है। आइए उनके काम से ही संबंधित, ग्राम सभा के काम से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम ले लेते हैं। जैसे कि ग्राम सभा जो है ना, थोड़ा समझना है आपको। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करती है। पहली पॉइंट, ग्राम सभा। अन्य तथ्य देखते हैं हम अगर कार्यों से संबंध में, तो अन्य तथ्य, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के, इनके ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करती है। ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करती है, पहली बात। दूसरी बात, ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा तो करती ही करती है, साथ में ग्राम पंचायत के लिए अंकेक्षण का कार्य भी करती है ना। तो ग्राम पंचायत के लिए अंकेक्षण का कार्य करती है ना, अंकेक्षण का कार्य करती है। इसीलिए इसीलिए ग्राम सभा को सीएजी कहा जाता है। ग्राम सभा को पंचायतों का सीएजी कहा जाता है। ठीक, ग्राम सभा को ग्राम पंचायत का सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है। इसको हम पढ़ेंगे भाग 5 के 148 से लेकर 151 में। भारत के सीएजी के पद का उल्लेख है ना। कुछ इसी तरह का दर्जा ग्राम सभा को दिया गया है ग्राम पंचायत के संदर्भ में। ठीक है, और क्या करेगी, ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायतों के लिए विधि निर्माण का कार्य करती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायतों के लिए, है ना, ग्राम पंचायतों के लिए विधि निर्माण का कार्य करती है। विधि निर्माण का कार्य करती है। इसीलिए इसीलिए ग्राम सभा को इसीलिए ग्राम सभा को पंचायतों की विधायिका भी कहा जाता है। पंचायतों की विधायिका कहा जाता है। विधायिका कहा जाता है। इत्यादि चीजें आपको समझ में आई, है ना। ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायतों के लिए विधि निर्माण का कार्य करती है, इसीलिए ग्राम सभा को ग्राम पंचायतों की विधायिका कहा जाता है। तो प्रिय साथियों, आज की क्लास में हमने अध्याय 2 के तहत धारा 6 और धारा 7 इनको पढ़ा है। कहीं न कहीं अब अध्याय 2 का नाम जो है ग्राम सभा, वो ग्राम सभा को अब हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे पंचायतें। पंचायतें जिनका उल्लेख छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में जो 15 अध्याय है, उस उन 15 अध्यायों में से अध्याय 3 में है पंचायतों का उल्लेख। इस पंचायतों में धारा 8 से लेकर 41 अनुच्छेद है ना। तो हम नेक्स्ट क्लास में इनको पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतने ही पढ़ते हैं। क्लास कैसा लगा अपना सजेशन जरूर दें, और जो भी डाउट रहे वो अपना कमेंट बॉक्स में लिख कर छोड़ दें। हम अपनी कमेंट आपके जो कमेंट हैं जो सजे उनका हम जरूर रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।